जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंट नेम्स हैं। एक तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं और दूसरा हम इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखें बच्चों, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है कि कोई भी, जैसे हमारे पास एटम है, उस एटम के जो लास्ट शेल होता है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उस पे इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो सबसे वीक होती है। तो वो जो आइसोलेटेड गैशियस एटम है कोई भी, उसके लास्ट शेल से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell या valence shell। और एटम कैसा होना चाहिए? फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर वन। नंबर टू, इसकी एग्जांपल देखें। ये हमारे पास सोडियम है, मेटल है। सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, जबकि इसका जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल है। तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके आइसोलेटेड गैशियस एटम से जब हम रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी और उसकी वैल्यू है 496 किलो जॉल पर मोल। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिमूव करना है, इसलिए साइन इसका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और डेफिनेशन में कभी भी हम लोग रिलीज नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स में पहले नंबर पर एटॉमिक रेडियाई है, या जिसको हम लोग एटॉमिक साइज बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर न्यूक्लियर चार्ज है। तीसरे नंबर पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या जिसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं वो है हमारे पास, और चौथे नंबर पर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। पांचवा फैक्टर भी हम लोग यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दो चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। सो इसका बच्चों ट्रेंड देखते हैं। आप सबको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग जब पीरियड में मूव करते हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ता है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एक पीरियड में तो उसमें एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। याद रखें, जो स्टार्ट का एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक रेडियाई या साइज है किसी भी पीरियड में वो लार्ज होता है, उससे आगे जाएं साइज और स्मॉल, उससे आगे जाएं और स्मॉल, आगे जाएं और स्मॉल। तो रेडियाई लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। तो जब रेडियाई लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी रीजन ये है, जो एटम यहां पे पड़ा है उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियर चार्ज उसका हाई, और उसकी जो एटॉमिक रेडिया है वो स्मॉल है, रिमूवल डिफिकल्ट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, यानी रिमूवल डिफिकल्ट, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आइए हम चेक करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट सेकंड पीरियड में जाते हैं तो लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जर्नल ट्रेंड ये है कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करने से, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से रिमूवल डिफिकल्ट, सो आयोनाइजेशन एनर्जी कर गई इंक्रीज। अब बात यह है कि फर्स्ट की सबसे लेस होगी, आगे और हाई, फिर और हाई एंड सो ऑन। ये तो था जनरल ट्रेंड, बट इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं, कुछ एनोमलीज हैं इसमें। तो पहला ये है कि जो बेरिलियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए थी बोरोन से, बट ऐसा नहीं है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। उसकी रीजन ये है कि बेरिलियम के एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। इसके अलावा एस का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और एस की स्फेरिकल शेप होती है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज डिफिकल्ट फ्रॉम एस ऑर्बिटल, नंबर वन। इसलिए इसमें हम एस में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, सो रिमूवल डिफिकल्ट होगा, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू पी विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए इसमें से इजियर है, सो इसकी लो और इसकी हाई। तो एक तो एबनॉर्मेलिटी है। दूसरा, आप सबको पता है
कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो बच्चों स्टेबल होता है, और उसके मुकाबले में पार्शली फिल्ड लेस स्टेबल। अब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन के पी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि स्टेबल है, और अपना ऑक्सीजन के पी में इलेक्ट्रॉन है 4, रिलेटिवली लेस स्टेबल। सो नाइट्रोजन जो है इज रिलक्टेंट, गैर आमादा होगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इजीली इलेक्ट्रॉन ये नहीं लूज करेगा। सो इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से हाई। सो याद रख लें, इसमें बेरिलियम नहीं बल्कि बोरोन, और इसमें नाइट्रोजन नहीं, ये ऑक्सीजन एबनॉर्मल ट्रेंड शो कर रहा है। तो पीरियड में जो है ग्रुप 3 के एलिमेंट और ग्रुप 4 ग्रुप 6 के एलिमेंट, ये इनकी जो ये एबनॉर्मेलिटीज शो करते हैं, और एबनॉर्मेलिटीज में ये लो वैल्यू शो करते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज की। एक बात, अब बारी है हमारे पास ग्रुप्स की। ग्रुप में हम लोग जो है वो टॉप टू बॉटम मूव करते हैं या डाउन दी ग्रुप। तो जैसे हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं साइजेस बढ़ते हैं, रिमूवल इजियर हो जाता है, एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, तो इट बिकम्स इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सो याद रखें बच्चों कि जब ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, जैसा कि फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सबसे ऊपर हाइड्रोजन, छोटा साइज, रिमूवल डिफिकल्ट, 1313.315 किलो जॉल पर मोल इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। और जबकि सबसे लो जो है वो सीजियम की। तो टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज बड़ा होगा, रिमूवल इजियर, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जीज जो है वो डिक्रीज। जो भी एलिमेंट ग्रुप में बॉटम पे पड़ा होगा उससे रिमूवल इजियर, उसका मेटालिक करैक्टर ग्रेटर होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रेटर होगी, उसका शील्डिंग इफेक्ट नंबर ऑफ शेल्स नीचे जाने से इंक्रीज करते हैं। सो इनर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को करेंगे रिपेल, यानी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो साइज इंक्रीज करेगा, साइज के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। सिमिलरली जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। यहां न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो डिक्रीज करेगा। तो इस तरह न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करने से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो जाएंगी। सो रिमूवल अगेन इजियर हो जाएगा। इस तरह अगर ये इंक्रीज हो जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास जर्नल ट्रेंड है। अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल एलिमेंट जो है वो नोबल गैसेस। तो मोस्ट डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नोबल गैसेस में से, और सबसे डिफिकल्ट है नोबल गैसेस में से हीलियम से रिमूवल जो है वो सबसे डिफिकल्ट। इसी तरह मिनिमम वैल्यूज की अगर बात करें तो सबसे बड़े साइज के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं। तो अल्कली मेटल के साइजेस लार्ज होते हैं, रिमूवल सबसे इजियर। क्योंकि रिमूवल सबसे इजियर होता है तो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज या मिनिमम वैल्यूज होती हैं अल्कली मेटल्स की, और उनमें से हमारे पास है सीजियम की। इसके अलावा जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये, और इसके अलावा बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते हैं, तो दे शो मोर देन वन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रिलेटिवली इजियर, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव हम करेंगे यूनिपॉजिटिव आयन से, साइज इसका छोटा होगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्गर, सो रिमूवल डिफिकल्ट। हेंस फर्स्ट आयन एनर्जी 738 और सेकंड इसकी जो है वो 1451। सो याद रख लें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इज लेस देन जो है थर्ड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जीज की एप्लीकेशंस हमने देखनी है। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले ये नेचर ऑफ एलिमेंट हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड। तो जो जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट, तो वो एलिमेंट बेसिकली एक नॉन मेटल होता है। इसी तरह जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो हो तो ऐसे एलिमेंट को हम मेटल्स बोलते हैं। तो हम टर्म यूज करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी is an index to metallic character. Lower the ionization energies, higher will be metallic character. इसके अलावा मॉडरेट वैल्यूज हैं अगर एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो ऐसे एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसा कि आप चौथे ग्रुप की बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन तो नॉन मेटल, और जर्मेनियम वगैरह जो है ये मेटलॉइड है, और इसकी आयोनाइजेशन